हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्प्लॉयमेंट के सफ़र में स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनपीसीआईएल के बारे में। एनपीसीआईएल क्या होता है, एनपीसीआईएल पूरे इंडिया में कहाँ-कहाँ पे है, एनपीसीआईएल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, क्या है, पीएसयू है, ठीक है। एनपीसीआईएल का अभी कितने एनर्जी जनरेट कर रही है, एनपीसीआईएल कैसे काम करती है, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, आप एनपीसीआईएल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं लगभग सभी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 1.5x पे करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंटेंट हमारा आज का ज़्यादा है, मतलब बहुत कुछ बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो आधा घंटा के अप्रोक्स जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एनपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहली चीज, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात होगी कि एनपीसीएल किस डिपार्टमेंट में आता है, क्या ये पीएसयू है या प्राइवेट कंपनी है या सरकारी नौकरी है, इसमें जॉब करने वाले क्या होते हैं, सरकारी या प्राइवेट क्या होते हैं। सबके मन में लगभग ये क्वेश्चन होगा, तो मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये आता है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन आया था 1948 में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। ये देखो क्या होता है, पीएसयू का मतलब क्या होता है, मैं समझाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा कि एनपीसीएल पीएसयू है या प्राइवेट है या सेंट्रल है, क्या है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये 100% इसका शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। 100% इसका शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, 100% शेयर इसका गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है 100%। सबसे पहले चीज देखेंगे कि पीएसयू का मतलब क्या होता है। देखो, पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पीएसयू का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी को, मान लो कि आपका भी कंपनी खुद का हो या किसी भी कंपनी में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें अगर 51% के इक्वल या 51 से ज्यादा शेयरिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में 51% सबसे कम या फिर 51% से ज्यादा अगर उसका शेयरिंग है, तो वो पीएसयू आते हैं, पीएसयू कहलाती है, ठीक है। ये पीएसयू कहलाती है। मान लो कि किसी भी कंपनी में से कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो 60% शेयर कर रही है और 40% जो है हम शेयर कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे उसको, उसको पीएसयू बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आएगी, ठीक है। अगर मान लो हमारा शेयरिंग परसेंटेज 70% है और गवर्नमेंट 30% कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ना छोड़ के मेरा दोस्त उसमें 30% कर रहा है, तो मैं 70, मेरा दोस्त 30, या फिर कोई अदर बॉडी, अदर कंपनी मेरे साथ शेयर कर रही है, तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। या फिर गवर्नमेंट ही अगर 20% 30% करे तो पीएसयू नहीं आएगी। तो पीएसयू का कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर 51% से ज्यादा शेयरिंग करती है तो वो पीएसयू कहलाती है, वो क्या होती है, पीएसयू कहलाती है, ठीक है। और जितने भी पीएसयू है, आप नाम जानते हो, आईओसीएल, डीएफसीसीआईएल, जो भी है, इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का शेयरिंग इससे ज्यादा होता है, कुछ प्राइवेट लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो भी डिसीजन होता है, जो भी काम होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होता है, उस कंडीशन में भी जब 51% से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एनपीसीएल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयरिंग 100% है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें शेयरिंग किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पीएसयू बोलेंगे, लेकिन इसमें कोई प्राइवेट लोग नहीं है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शेयरिंग करता है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि ये पीएसयू है कि नहीं, तो आपका क्लियर हो गया कि पीएसयू है, क्योंकि इसमें शेयरिंग है 100%, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आती है, ठीक है। इसमें इसका मतलब नहीं कि प्राइवेट है, पीएसयू है, लेकिन सारा फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा है। चाहे कोई भी रेलवे हो, डिफेंस हो, या फिर हमारा डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन जो फैसिलिटी हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा ही फैसिलिटी इस कंपनी में है, एनपीसीएल में, और सारा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, पीएसयू है बट 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। हेड क्वार्टर इसका मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में है,
नेक्स्ट है अभी सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सीएमडी का फुल फॉर्म होगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन है? तो राजेश बी है अभी प्रेजेंट टाइम में। आप लोग जिस दिन इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन सर्च कर लेंगे, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कल ही चेंज हो जाए, आज हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए इसको सर्च करके आप देख लेना। अभी फिलहाल राजेश बी है, ठीक है। इसका एम क्या है? एनपीसीएल का एम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्शन नेक्स्ट। सेफ्टी पहले जरूरी है, तब प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमें सेफ नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एनपीसीआईएल जो हम आगे बात करेंगे, यूरेनियम से एनर्जी को जनरेट करती है, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो यूरेनियम बहुत डेंजरस चीज भी है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि एनपीसीआईएल में रेडिएशन का प्रॉब्लम है यूरेनियम की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे इसका थीम है सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्शन नेक्स्ट, ठीक है। ऑपरेशनल रिएक्टर, नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिएक्टर। अब ये नाम नया सुन रहे होंगे, रिएक्टर। रिएक्टर क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जनरल नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिएक्टर कितना है? 24, और यहाँ पे कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8780, मतलब 8780 मेगावाट अभी 24 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट हो रही है। पूरे इंडिया में 24 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है। देखो, एक कमर्शियल होती है और एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर होती है। एक्सपेरिमेंटल अभी भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर कमर्शियल यूज नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या हम इसे बिजली जनरेट कर सकते हैं या नहीं, इस टाइप का। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है, उससे तो आम लोगों को बिजली नहीं मिलती है। लेकिन जो भी अभी बिजली जनरेट कर रही है एनपीसीआईएल, टोटल 24 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, जिसमें 24 में 8780 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है अभी। लेकिन इसका टारगेट क्या है? 2031-32 तक टारगेट है 22,380 मेगावाट जनरेट करना। अभी इतना है, लेकिन 22,380 4 से 5 साल में ये एनपीसीएल की टारगेट है 2031 से 32 तक में 22,380 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है। और 2047 तक 100 साल हो जाएगा जब हमारा आजादी का, उस समय 100 गीगावाट तक बिजली जनरेट करने के टारगेट रखा गया है, ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम भी हो रहे हैं। अभी अभी आप देख रहे हैं कि एनपीसीआईएल में कितनी वैकेंसी आ रही है, हर जगह से वैकेंसी आ रही है, नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये एनपीसीआईएल किसी अदर कंपनी से मतलब टाई अप करके, जोड़ करके वो क्या कर रही है कि बहुत सारा प्लांट लगा रही है ताकि जल्दी से ज्यादा प्लांट लगाया जा सके, ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके, ठीक है। अब देखिए एनपीसीआईएल, देखो ये दो चीज लिखे हैं ना, एनपीसीआईएल और आईओसीएल। आईओसीएल का तो नाम सुने होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये एनपीसीआईएल और आईओसीएल, ठीक है, ये दोनों मिलके, अभी बोले ना कि टाई अप करके दोनों मिलके ये क्या कर रही है, नया नया न्यूक्लियर प्लांट लगा रही है, नया नया। इसमें देखो ये कब आया, एनपीसीआईएल पहले क्या था कि पूरी तरह से अपना अकेला काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टर लगाना है तो हमें किसी का हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे आईओसीएल का हेल्प लिया, ठीक है। और नेक्स्ट है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। इसमें एनपीसीआईएल और एनटीपीसी दोनों मिल करके न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है हर जगह, ठीक है। तो एनपीसीआईएल 74% शेयरिंग कर रहा है और आईओसीएल 26% शेयरिंग कर रहा है। तो ये जो पूरा ये कंपनी लिमिटेड है, ये अब ये पीएसयू है, लेकिन इसमें देखो शेयरिंग है। लेकिन अकेला एनपीसीएल की बात करें तो इसके साथ है ना मिल के 24% शेयरिंग कर रहा है। लेकिन एनपीसीएल अपने आप में 100% वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये मन में कभी डाउट नहीं होनी चाहिए कि एनपीसीएल में कितना शेयरिंग है, प्राइवेट लोगों का कितना है, प्राइवेट जीरो है। 100% शेयरिंग जो भी होता है सब सेंट्रल गवर्नमेंट का करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एनपीसीआईएल और आईओसीएल 24 और 26 के रेशियो में काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह से अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ये इस टाई अप के हेल्प से एनपीसीआईएल 51% शेयरिंग कर रही है, एनटीपीसी 49%। एनटीपीसी के साथ ये टाई अप करके ये क्या हो रहा है कि नया नया न्यूक्लियर प्लांट लगा रही है सब जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली हम लोग जनरेट कर सकें, अभी 5 साल में कम से कम इसको अचीव कर सकें, ठीक है। और ये दोनों पहले नहीं था, पहले एनपीसीएल किसी के साथ टाई अप नहीं कर सकता था, नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आया था शांति एक्ट, 2025 में ही आया था शायद, शांति एक्ट, कि अब एनपीसीआईएल भी किसी अदर कंपनी के साथ मिल करके इंडिया में बहुत सारा न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रही है। अभी काम चल रहा है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में अभी काम चल रहा है, वहां पे प्लांट बन रहा है। तो इस तरीका से ये
अब वो क्या हो रहा है कि टाई अप करके नया नया प्लांट बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 17 सितंबर 1987। ये देखिए, इस डेट से इंडिया में एनपीसीआईएल काम कर रही है। ठीक है, इसके पहले बहुत सारा स्टोरी है, बहुत आपको स्टोरी है। 1945 से ही ये चालू हो गया है, जब इसका कमीशन एक आया था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1946 में या 45 में जो भी हो। तो उसी समय से प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है। 1948 में आजादी के समय में डॉक्टर जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा पूरा नाम है, वो एटॉमिक एनर्जी के बारे में, वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो रिसर्च किए। वो पहली बार सोचे, पहली बार प्लांट लगाए इंडिया में। भाभा जी का ही देन है कि आज हम यूरेनियम से बिजली जनरेट कर रहे हैं। आज एनपीसीएल, डीआरडीओ, सॉरी एनपीसीएल, बीएआरसी या फिर आईजीसीएआर, जो भी बिजली जनरेट करने के लिए संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा का सारा उन्हीं का देन है। आज एनपीसीएल के नाम भी सुन रहे हैं, जो काम कर रही है यूरेनियम के यूज कर रही है, तो उन्हीं का देन है, उन्हीं का लॉजिक है, उन्हीं का सोचा गया ये सब चीज है, जिस पे हम लोग अब चल रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं। उनका 3 स्टेज था। क्या था कि हमें बिजली जनरेट करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो हमें देखो, उनको पता था कि इंग्लैंड पे बहुत सारा हम लोग प्रेशर दबाव डाल चुके थे। 45, 46, 47 के टाइम ही लगने लगा था कि अब इंडिया आजाद हो जाएगा। उसी टाइम वो सोच रहे थे कि आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमारा प्लानिंग तो होना चाहिए उसी टाइम से, पहले से। उस समय वो सोचे थे कि बिजली ऐसी चीज है कि जो हम लोग कोयला से जनरेट करते हैं। अभी भी न्यूक्लियर यूरेनियम से होता है, बट उससे ज्यादा कोयला से होता है। और कोयला तो क्या जानते हैं आप, लिमिटेड है, वो खत्म होते जा रहा है दिनों पे दिन। लेकिन वो सोचे कि अगर हम लोग कोयले पे डिपेंड रहते हैं तो फिर हमारा ये देश डेवलप नहीं कर पाएगा, हम किसी और पे डिपेंड हो जाएंगे, किसी से बिजली लेने लगेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले सोचे थे कि हम ऐसा चीज यूज करें, हमारे पास जो भी भंडार है हम उस भंडार का यूज करें। यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो भी है उस पे हम यूज करके बिजली बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंडिया में यूरेनियम से ज्यादा थोरियम का भंडार है, थोरियम। ठीक है, तो उनका 3 स्टेज है। आप पढ़ोगे उनके बारे में, पूरा पूरा हिस्ट्री है उनके बारे में। जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनका 3 स्टेज था। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में 3 स्टेज दिए थे कि पहला स्टेज में क्या करेंगे हम, कि यूरेनियम का यूज करके हम बिजली जनरेट करेंगे। यूरेनियम हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, थोरियम सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में है। फिर वो क्या सोचे थे, स्टेज 1 में तो यूरेनियम से कर लेंगे, और स्टेज 2 में यूरेनियम के जगह पे हम प्लूटोनियम से बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि यूरेनियम जब हम यूज करेंगे फ्यूल के रूप में, तो वहां से प्लूटोनियम निकलेगा। प्लूटोनियम निकलेगा तो प्लूटोनियम का यूज करके फिर हम बिजली जनरेट करेंगे। तो वो स्टेज 2 में उनका ऐसा था करना। ठीक है, और लास्ट सबसे था एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें वो बोले थे कि इसमें थोरियम का यूज करके हम बिजली जनरेट करेंगे। तो 3 स्टेज में वो सोचे थे, उनका वो पूरा मैप तैयार था कि हम 3 स्टेज में बिजली को जनरेट करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी आपको ये समझना है कि एनपीसीआई कौन कौन स्टेट में है और किस टाइप का रिएक्टर यूज करती है। हाँ देखिए, यहाँ पे एक रिएक्टर का वर्ड आया था, इसको हम अभी नहीं समझाएं। रिएक्टर के बारे में समझिए क्या होता है। रिएक्टर देखिए, रिएक्टर मतलब जो रिएक्शन करवाता हो। जब तक हम यूरेनियम के न्यूक्लियस में रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो वहां से एनर्जी कैसे निकलेगी। इसे सब कुछ कीजिए, ये यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम का ये एटम है, उसके यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में जब तक हम रिएक्शन नहीं करवाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन नहीं करवाएंगे, कैसे करवाएंगे हम थोड़ा देर के बाद बता रहे हैं। इसमें जब तक रिएक्शन नहीं करवाएंगे तब तक इसमें से एनर्जी निकलेगी नहीं। जब तक एनर्जी निकलेगी नहीं तब तक हीट मिलेगा नहीं। जब हीट नहीं मिलेगा तो हम वाटर को कैसे भाप में बदल सकते हैं। हमें क्या करना है, फाइनली एनपीसीएल का गोल क्या है। देखिए, एनपीसीएल क्या करना है, देखो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। बोर्ड को थोड़ा खाली कर लेते हैं। एनपीसीएल का हमारा गोल क्या है कि सभी को, जितना भी बिजली जनरेट करने वाली कम डिपार्टमेंट है, जितना भी कोयला से, जो भी है, कोयला से भी बिजली जनरेट करते हैं या फिर इससे क्या बोलते हैं, यूरेनियम से बिजली जनरेट करते हैं, जो एनपीसीएल यूज करती है, सभी में ये वाटर को यहाँ से हीट दिया जाता है। इसमें वाटर, इसको हीट दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही वाटर को हीट देंगे तो ये वाष्प में बदलता है। ठीक, इसी वाष्प का यूज करके, इसी वाष्प का यूज करके हम क्या करते हैं, जनरेटर को, इसी वाष्प का यूज करके यहाँ पे हम जनरेटर लिख देते हैं, जनरेटर को देते हैं। इसी वाष्प का यूज करके हम इस जनरेटर को देते हैं। जनरेटर में क्या होता है कि सपोज करो इसका कुछ फैन इस तरीके का है। ठीक है, इससे कनेक्टेड है, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा
ये आपको पता होगा ना, ये तो चीज़ पता होगा कि जनरेटर जो आउटपुट देती है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है, जनरेटर के आउटपुट में क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो देखिए, जनरेटर और मोटर दोनों में बहुत डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी लेती है तब मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करती है। पता है ना, जैसे घर का मोटर है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या देता है? पानी पहुंचाते हैं टंकी में, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है। लेकिन जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सब पता होगा। नेक्स्ट अब देखिए, हाँ, यहाँ से समझिए कि एनपीसीएल क्या काम करती है, कैसे काम करेगी। तो मेन प्रोसेस यही होता है, हम जो भी बिजली जनरेट करते हैं हमारा प्रोसेस यही है कि यहाँ पे कोई भी एक बड़ा सा कंटेनर में हमारे पास वाटर है। ठीक है, इस वाटर से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? भाप, स्टीम, भाप बना रहे हैं। इस वाष्प को भाप को यूज करके, इस भाप को यूज करके हम क्या करते हैं? ये जनरेटर के लगे हुए जो पंखे होते हैं, ठीक है, जनरेटर के जो मोटर लगे होते हैं, मोटर के जो पंखे मतलब मोटर को हम इसमें कनेक्ट होता है, जनरेटर का जो भी मोटर होता है इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये हम स्टीम का यूज करके इसके पंखे को घुमाते हैं। जैसे पंखे को घुमाएंगे तो इसका मोटर अंदर घूमेगा, मोटर घूमने से क्या होगा? उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होकर के वो, अब जनरेटर जब पड़े होंगे आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है। इसके अंदर अगर हम कोई शाफ्ट को ऐसा रख देते हैं तो वो रोटेट करते रहता है। मतलब इस तरीके का क्या पढ़े होंगे कि ये नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, वो कट करती है, तो फिर यहाँ पे जो भी होता है रोटेट करता है। ठीक है, इसके बारे में आप जानते होंगे। जनरेटर के मतलब ओवरऑल आपको नॉलेज होगी, ये मान के मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे जनरेटर नहीं बताना है, मुझे एनपीसीएल के बारे में बहुत कुछ बताना है। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है वो आपको समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टीम का यूज करके हम इस फैन को, इस पंखे को घुमाते हैं, इससे लगे जो कनेक्टेड होता है ये मोटर, वो घूमती है। काइंडली घूमने के बाद वो क्या होता है? आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है बिजली जनरेट करने का। अब यहीं पे समझना है कि जो वाटर गर्म करने के लिए हम हीट देते हैं, वो हीट कहाँ से देते हैं? तो सबसे ज्यादा मात्रा में अभी हीट जो दिया जा रहा है वो कोयला यूज किया जाता है। कोयला, कोयला को जला करके यहाँ से हीट दिया जाता है ताकि पानी गर्म हो और यहाँ से स्टीम बने, भाप बने, और ये इसको दिया जाए ताकि आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला यूज हो रहा है। तो अब क्या, कोयला से तो दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोयला हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद कोयला की कमी पड़ जाएगी, तब बिजली कैसे जनरेट होगी? और ये भी चीज है कि इस वाटर को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोयला देना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 1 किलोवाट एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है, 1 किलोवाट का। अब इसको 1 किलोवाट आउटपुट लेने के लिए हमें कितना बार ये घुमाना पड़ेगा? तो ये जितना घुमाएंगे उससे उस पर डिपेंड करेगा हम कितना यहाँ से स्टीम दे रहे हैं। स्टीम ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा? यहाँ से जितना ज्यादा कोयला जलाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 1 किलोवाट बिजली जनरेट करने में अगर मान लो कि 2 टन 2 टन कोयला जलाना पड़ रहा है, तब जाके ऐसा हो रहा है। एक हम अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है कि बहुत ज्यादा खपत हो रहा है कोयला के यहाँ पे, तब जाके वो 1 किलोवाट का बिजली जनरेट कर रही है। लेकिन क्या आप सोचोगे कि हमारे पास जनरेट करने के लिए एक कोयला ही ऐसा संसाधन है जिससे हम बिजली जनरेट करते हैं? तो नहीं। आप कोयला के अलावा आप देखे होंगे सोलर, सोलर से भी तो बिजली जनरेट होती है, सनलाइट का यूज करके। और फिर ये विंड, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, आप देखे होंगे मूवी में या फिर कहीं ट्रेन से जा रहे होंगे तो ऐसे से घूमते रहता है, पूरा लंबा सा रहता है। तो विंड का भी यूज करके हम लोग इसको घुमाते हैं। मतलब क्या, ये ऑलरेडी ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगा दिए, आप देखे होंगे। और ये घूमता है तो इसके अंदर मोटर लगाता है, वो फाइनली जनरेटर से कनेक्ट होता है, सेम यही चीज, तब जाके बिजली मिलती है। ये पवन चक्की बोलते हैं इसको। तो विंड से होती है। ठीक है, फिर हाइड्रो से होती है। हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो मतलब जल से। आप एनएचपीसी के नाम सुने होंगे, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है? बिजली जनरेट करती है। किसका यूज करके? हाइड्रो का। हाइड्रो मतलब क्या? जल का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम जिसका यूज एनपीसीआई में होता है। अब देखिए, कंसेप्ट आपको यहां से क्लियर होगा। यूरेनियम क्या है कि एक ऐसा एटम है जो एनपीसीआई मतलब नाम ही है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम एटम का, कहाँ गया, इधर बनाया था ना, ये कि यूरेनियम एटम है जिसको यू से डिनोट करते हैं। इस एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टर बोलते हैं। अब क्यों यूरेनियम का यूज किया जाता है अभी? तो हम आपको बताएं अभी कि 3 स्टेज में हम लोग काम करते हैं। होमी जहांगीर भाभा जी ने क्या बोला था? वो बोले थे कि हम अपने यहाँ बिजली जनरेट करेंगे, हमारा 3 स्टेज होगा। ध्यान से देखिएगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ये 3 स्टेज में हम बिजली जनरेट करेंगे। ठीक है, पहला स्टेज में क्या होगा?
प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, हाँ PHWR, प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। मतलब यहाँ पे वाटर को प्रेशराइज करके हम बिजली जनरेट करेंगे। इसके लिए हीट जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूरेनियम को। यहाँ पे फ्यूल के रूप में क्या यूज करेंगे, ये जो जला रहे हैं फ्यूल, इसके रूप में क्या यूज करेंगे, यूरेनियम। ठीक है, जब फ्यूल के रूप में यूरेनियम यूज करेंगे तो जब जलेगा ना यूरेनियम, जब यूरेनियम जलता है तो वो प्लूटोनियम देता है। ठीक है, जब यूरेनियम जलता है तो प्लूटोनियम देता है। तो फिर होमी भाभा जी ने कहा कि जब हम यूरेनियम को जलाएंगे, हमारे पास तो यूरेनियम उतना ज्यादा है नहीं, तो यहाँ से जो प्लूटोनियम निकलेगा उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो स्टेज 2 में बोले, तो स्टेज 2 में हम यूज करेंगे इसको कि प्लूटोनियम का यूज करके हम स्टेज 2 का मतलब ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसका नाम होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज होगा, इसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज होगा, तो प्लूटोनियम। ठीक है, इसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज होगा, प्लूटोनियम। इसका इस टाइप के रिएक्टर का नाम क्या होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद प्लूटोनियम का यूज कर लेंगे हम, जो यहाँ से वेस्ट निकलेगा यूरेनियम का यूज करेंगे तो वेस्ट निकलेगा ना, वो प्लूटोनियम निकल रहा है। प्लूटोनियम का हम लोग यूज करके स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का हम टाइप का रिएक्टर बनाएंगे जो प्लूटोनियम का यूज करके यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या बोले थे कि हम एक ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा एडवांस एडवांस हेवी एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, इसमें क्या होगा कि हम लोग फ्यूल के रूप में किसका यूज करेंगे, थोरियम का। क्योंकि थोरियम हमारे पास इंडिया में बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा थोरियम हमारे पास है इंडिया में। ठीक है, तो वो बोले कि हम इस मटेरियल का यूज करके, इस एटम का यूज करके, थोरियम का यूज करके हम ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जहां हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। जब यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे तो फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारे पास बिजली की कमी नहीं होगी, हम किसी और कंट्री को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि 3 स्टेज में कैसे काम करता है। और अभी का स्टेटस क्या है इंडिया का, ये तो स्टेज 1 पे इतना दिन से काम चल ही रहा था, काम हो ही रहा था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, यूरेनियम का। यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसका यूज होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्टेज 1 तक तो हमारा काम चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज सुने होंगे, अप्रैल में ही क्या था ये, इस स्टेज पे भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अभी ये कमर्शियल यूज में नहीं आया है, देखो हम पहले ही बताए थे कि कमर्शियल यूज होता है, एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर होता है। कमर्शियल रिएक्टर ये क्या होता है कि वो अब काम करने लगा, उससे बिजली जनरेट करके हम जनता के बीच में पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें बताए थे कि फ्यूल प्लूटोनियम का यूज करके हम जनरेट करेंगे, फ्यूल का यूज हम करेंगे, प्लूटोनियम का फ्यूल के रूप में यूज करेंगे ताकि यहाँ से हीट जनरेट हो सके। तो यहाँ तक हमारे साइंटिस्ट लोग ने ये स्टेज 2 में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, और ये सक्सेसफुल हो चुका है। अभी ये एक्सपेरिमेंटल हुआ है, अभी कमर्शियल यूज में नहीं आया है। ठीक है, तब ये भी प्लांट, सब प्लांट में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टाइप का प्लांट में डाला जाएगा। ये रिएक्टर कौन सा, फास्ट ब्रीडर टाइप का रिएक्टर सारे प्लांट में डाला जाएगा, और फिर इसके थ्रू प्लूटोनियम का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा थोरियम यूज हो गया तो समझ जाओ कि ये हमारा लास्ट गोल है कि एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, हम ऐसा एक रिएक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें थोरियम का यूज होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया 3 स्टेज पे कैसे हमारा एनपीसीएल का टारगेट क्या है, यहाँ तक पहुंचना है। अभी हम लोग इस पे चल रहे हैं, कमर्शियल यूज हो रहा है। ठीक है, यूरेनियम पूरा यूज हो रहा है, इससे हम बिजली बना रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। और ये कहाँ हुआ है, तो ये भी याद रखिए, IGCAR। ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा, IGCAR, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि IGCAR कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कलपक्कम में ही है। ठीक है, वहीं पे यूनिट है IGCAR का, उसमें ये हो चुका है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दिखाएंगे कि अभी यूरेनियम का यूज हो रहा है, तो यूरेनियम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे इसमें रिएक्शन होता है, कैसे इसमें नाभिकीय विखंडन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या इससे फायदा क्या नुकसान है, अब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बोर्ड पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए पूरा अच्छा से, इसमें एक जो चीज छूट गया था कि अभी जो कोयला से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में 2,21,210 मेगावाट बिजली जनरेट हो रहा है, और यूरेनियम से बिजली कितना जनरेट हो रहा है, 8,780, जो हम पहले लिख चुके थे, मेगावाट का जनरेट हो रहा है। तो आप देख लो कि अभी कितना ज्यादा कोयला यूज हो रहा है। और हम आपको पहले ही बताएं कि हीट जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा कोयला खपत होता है, तब जाके हीट जनरेट होता है, तब उतना एनर्जी मिल पाती है। तो फिलहाल इतना ज्यादा कोयला से एनर्जी
अभी जनरेट किया जा रहा है। ये 8780 मेगावाट अभी किससे, यूरेनियम से। उससे ज्यादा सोलर से, फिर विंड से, विंड मतलब पवन चक्की, और हाइड्रो मतलब जल से। ठीक है। और एक चीज और हम ये बताना चाहेंगे कि यूरेनियम ही क्यों ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सोलर पे, विंड पे, हाइड्रो पे, ये सब पे क्यों नहीं ज्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा किस पे काम हो रहा है, यूरेनियम पे। क्यों, इसका रीजन है। देखो, सबसे पहले आप समझो कि यूरेनियम क्या होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए, यूरेनियम को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेनियम एक एटम है, ठीक है। एटम आप लोग पढ़े होंगे पूरा अच्छा से कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, ये चलो इतना नहीं डीप में जाना है। ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रहता है। हाँ, इस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 92 है। ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 92 है। सभी को पता है एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। तो देखिए क्या होता है, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, ये सब चीज आपको पता होगा। देखिए अब इसमें क्या करना है कि ये तो एटम हो गया, इसके बारे में आप समझ गए कि इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। अब इसमें क्या होता है, कि ये यूरेनियम जो है, ये नेचुरल यूरेनियम है। देखिए यूरेनियम का 3 आइसोटोप है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यूरेनियम का 3 आइसोटोप है। एक यूरेनियम 238 होता है, एक यूरेनियम 235 होता है, और एक यूरेनियम 234 होता है। ठीक है। ये 3 यूरेनियम है। इसमें क्या होता है कि यूरेनियम 238 जो होता है वो नेचुरल, जो हम यूरेनियम निकालते हैं जमीन के अंदर से, तो उसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 पाया जाता है, जिसका आइसोटोप मतलब समस्थानिक 238 है, वो पाया जाता है। और इसमें इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या 92, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 146। यूरेनियम 235 में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या तो 92 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 143 हो जाता है। और यूरेनियम 234 में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, 92, बट न्यूट्रॉन की संख्या 142। ये 3 टाइप का होता है जो नेचुरल होता है। नेचुरल यूरेनियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, ये नेचुरल यूरेनियम है। ठीक है। नेचुरल नेचुरल यूरेनियम मतलब जब हम जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसके अंदर ये 3 चीज पाया जाता है। और सबसे दुख की बात ये है कि ये जो नेचुरल 238 है, सॉरी यूरेनियम 238 है, ये 99.27% पाया जाता है। कितना, 99.27% पाया जाता है। और ये कितना, 99.72 ये होता है, सॉरी 72, और 0.27% ये। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये मात्र और 0.005% पाया जाता है। अब देखिए ये सबसे बड़ी बहुत दिक्कत क्यों है, क्योंकि जो हम यूरेनियम यूज करते हैं जमीन के अंदर से निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है, यूरेनियम 238। लेकिन दुख की बात यह है कि यूरेनियम 238 का यूज हमारे न्यूक्लियर एनर्जी में होता ही नहीं है। हमारा जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235। कौन सा, यूरेनियम 235, ये यूज होता है। और इसकी संख्या कितनी है, कितना पाया जाता है, 0.27%। तो देखिए कितना, एक तो यूरेनियम हमारे पास कम है, उसमें भी जो यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी में, उसकी परसेंटेज कितनी है, 0.27%। तो बताइए कि जब इतनी शॉर्टेज है तो फिर कैसे हम कर सकते हैं फ्यूचर में ज़्यादा एनर्जी जनरेट। ठीक है। और इसका तो ना के बराबर है। ठीक है। तो ये हमारा, ये यूरेनियम इस तरीके का जमीन के अंदर से निकलता है। अब देखिए इसमें हम बात क्या करेंगे, अब देखिए ये एटम है। एटम में क्या होता है कि जब हम इसमें स्लो मोशन का न्यूट्रॉन, जब स्लो मोशन का न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराते हैं, बम्बार्डिंग मतलब बौछार कराते हैं, क्या, स्लो मोशन, ये नहीं दिखेगा, स्लो मोशन, स्लो मोशन का न्यूट्रॉन। ठीक है। स्लो मोशन का जब न्यूट्रॉन के इस पे बम्बार्डिंग कराते हैं, इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। जब न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है तो इसके अंदर हलचल पैदा होती है, ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जब विखंडन होने लगता है, न्यूक्लियस फिजन होने लगता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन होने लगता है कब, जब इस पे यूरेनियम एटम में जब हम स्लो मोशन का न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं, इस पे बौछार करते हैं इस पे, तो क्या होता है कि ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। जब अनस्टेबल होता है तो इसमें नाभिकीय विखंडन होने लगता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है। इसके वजह से ये क्या होता है कि इसके न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। ठीक है। जब आपस में टूटते हैं तो फिर मान लो कि एक
इतना बड़ा सा वो यूरेनियम है, इसमें अगर छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, इतना छोटा छोटा, तो सब तो एक एटम है। बहुत सारा एटम से मिलकर एक सॉलिड बनता है। मान लो एक पत्थर, उसके अंदर यूरेनियम का एक पत्थर है, उसके अंदर बहुत छोटा छोटा एटम है। इसके जैसे तो लाखों उसमें एटम हो गए अगल बगल। ठीक है, तो जब इसका न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा तो बगल वाले जो नेबर एटम है उनको भी अनस्टेबल कर देता है। तो इस तरीका से क्या होता है कि सभी एटम विखंडित होने लगते हैं। सभी एटम जो अगल बगल एटम होगा सब में फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रॉन निकलने लगता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और ये चेन रिएक्शन चलते जाता है, चेन रिएक्शन ये चलते जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियस ब्रेक किया इसका, ठीक है, जब इसमें से क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो ये साथ में क्या होता है कि बगल वाले को भी ये अनस्टेबल कर देते हैं, उसका भी न्यूक्लियस विखंडित हो जाता है, उसका भी न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीका से जिसमें जितना सारा एटम है इसके अंदर, सब न्यूक्लियस विखंडन होने लगते हैं उसमें। तो इससे क्या होगा कि देखो दिक्कत क्या होगी, इसमें जब विखंडित होता है तो इसमें से तीन चीज निकलती है। ठीक है, पहला चीज देखो क्या होगा कि बहुत मात्रा में, वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी, वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें से क्या निकलता है, दो या तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज रेडिएशन। ये तीन चीज निकलती है जब न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, जब नाभिकीय विखंडन होता है, तो उसमें तीन चीज निकलती है। क्या क्या, वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, यही एनर्जी की यूज करते हैं हम लोग पानी को गर्म करने के लिए। दूसरी बात, दो से तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं एक एटम से। तो जब ऐसे ऐसे प्रोसेस ये होते रहे, बगल वाले एटम को भी ये विखंडित कर दें, उसमें से भी दो तीन न्यूट्रॉन निकलेगा, तो इस तरीका से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें आ जाएगा, इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा तो ये विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, विस्फोट कर जाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन उसमें से निकलेंगे, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगा। और ये एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब हीट। ठीक है, तो ये सब एनर्जी क्या होगा, विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन में होता है, इसके अंदर चेन रिएक्शन होता है। एक एक दूसरे को धक्का दिया, उसको विखंडित किया, वो दूसरे को किया, वो दूसरे को किया, इस तरीके से वो पूरा चेन चलते रहता है। तो इसको चेन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो रिएक्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं। अब देखो स्लो मोशन न्यूट्रॉन इसमें जब जाएगा तो ये रिएक्शन किया, रिएक्ट किया, विस्फोट किया, नाभिकीय विखंडन हुआ। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा, मान के चलिए ये क्या है, यूरेनियम एटम है, और ये इस तरीका का रिएक्टर बना के रखेंगे। ये सपोज करो रिएक्टर है, तो रिएक्टर के अंदर यूरेनियम इसमें डाला जाता है और ये सब प्रोसेस किया जाता है। तो ये रिएक्टर है जो हम अभी तीन टाइप का आपको बताएं। ठीक है, तो ये सब चीज आप समझ गए। तो देखो ये चैन अगर हम नहीं रोकेंगे तो समझिए कि कितना बड़ा ये विस्फोट करेगा। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए ये दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं। क्या, एक कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, एक कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, और दूसरा अनकंट्रोल्ड होता है, दूसरा अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल में कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये फ्यूजन होने लगा, नाभिकीय विखंडन अगर नहीं रोकेंगे तो जितना भी यूरेनियम होगा सब में विखंडित होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे विस्फोट कर जाएगा, बहुत रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल्ड रिएक्शन करने के लिए एक इसमें एक रॉड डालते हैं, इसमें एक रॉड डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसका नाम हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ये रॉड डालते हैं। और ये रॉड कैडमियम या बोरोन दोनों में से कोई एक का होता है। वो क्या होता है कि इसमें से जो भी न्यूक्लियस फ्यूजन हो रही है उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एक रेट डिसाइड करता है, उसी रेट पर ये एक फिक्स्ड रेट पे, एक फिक्स्ड रेट पे क्या होता है, रिएक्शन होता है एक फिक्स्ड रेट पे, मतलब एक सेकंड में इतना ही रिएक्शन होगा, तो वो कंट्रोल्ड हो जाता है जब ये रॉड डालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ गए। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए हम एक मेटल रॉड का यूज करते हैं जो कैडमियम और बोरोन का होता है। ये क्या करता है, एक फिक्स रेट पे, मतलब एक सेकंड में इतना ही, मतलब जितना हम डिसाइड करेंगे उतना ही चेन रिएक्शन, मतलब उतना ही विखंडित होगा। ठीक है, और दूसरा अनकंट्रोल्ड, इसमें क्या है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब इसमें रॉड नहीं डालते हैं, ये कैडमियम या बोरोन का रॉड नहीं डालते हैं, ये अनकंट्रोल्ड होता है, मतलब ये बगल वाले को करेगा, वो बगल वाले को, इस तरीके से पूरा ये उसमें चेन रिएक्शन चालू रहेगा, काम सिलसिला जारी रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, जो हम लोग बिजली बनाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। एनपीसीआई में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू होता है।
ठीक है। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मतलब विस्फोट कराना है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यानी कि ये एटम बम में जब बनाते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एटम बम परमाणु पोखरण का नाम सुने होंगे, जहाँ पे पोखरण में परमाणु का परीक्षण हुआ था, तो वहाँ एटम बम, तो वो क्या था, अनकंट्रोल था, मतलब फ्यूजन न्यूक्लियर विखंडन ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलने लगा, तो वो क्या था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है, यूरेनियम से रिलेटेड हो गया। अब यहीं पे देखिए, यहाँ से विखंडित होता है तो क्या क्या निकलता है, तीन चीज निकलता है। ठीक है, ये तीन चीज को कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड समझ के क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है, रड डालते हैं। ये रड किस चीज का होता है, कैडमियम, कैडमियम या बोरोन, दोनों में से एक। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फिक्स रेट पे रिएक्शन का होता है इस रिएक्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए, वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी तो निकल रही है, 2 से 3 न्यूटन निकल रहा है, इसका तो हम एनर्जी का यूज कर ले रहे हैं इस दो मेथड से। हमें बम बनाना है तो अनकंट्रोल्ड, एनर्जी जनरेट करनी है तो कंट्रोल। ठीक है, अब ये रेडिएशन जो है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है। सभी साइंटिस्ट, थीम जो हम अभी बताए थे, इसका एम क्या है, सेफ्टी फर्स्ट। इसके वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसको नहीं, रेडिएशन को कंट्रोल किया जाए, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, यहाँ से पूरे ह्यूमन बींग, जितने भी जीव जंतु है, सबको खतरा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो भी पर्यावरण है पूरा डैमेज हो जाएगा अगर इसको नहीं कंट्रोल किया जाए। तो ये बिजली जनरेट करने से पहले ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि कैसे रेडिएशन को कम किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसका भी 3 स्टेज है, रेडिएशन को कम करने के लिए 3 स्टेज है। ठीक है, 3 स्टेज है, चलिए इसे बता देते हैं। रेडिएशन को कम करने के लिए 3 स्टेज है। पहला स्टेज में देखिए क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में क्या होता है, पहला में इस रॉड को, इसमें क्या होता है कि जब धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि एनर्जी कम होने लगती है, जब रॉड में धीरे धीरे न्यूट्रॉन की एनर्जी कम होने लगती है, तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में, इसको वाटर में डुबो करके रखते हैं, पानी में। ठीक है, कितना, लगभग 5 से 10 साल, 5 to 10 ईयर तक इसमें हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं। पानी में थोड़ा रेडिएशन कम निकलता है। ठीक है, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2, ठीक है, H2 नहीं D2, उसमें क्या होता है, कैडमियम बोरोन रॉड को उसमें पानी में रखते हैं 5 से 10 साल। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेज में ये काम करते हैं ताकि कुछ इसका एनर्जी जो भी है, जो भी एनर्जी है इसका यूरेनियम का जो ऑब्जर्व करके रखा है, उस एनर्जी को कम किया जाए, क्योंकि ये हीट है ना इसके अंदर, कम किया जाए इसको। बहुत, ये कहाँ होता है, प्लांट के अंदर ही, प्लांट के अंदर ही बहुत बड़ा पूल रहता है, अपना बना के रखा हुआ रहता है, उसमें इस रॉड को डाला जाता है। ठीक है, वाटर में 5 से 10 साल तक उसको रखा जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि एक स्टील का, स्टील या फिर कंक्रीट का, स्टील प्लस कंक्रीट का, स्टील प्लस कंक्रीट का एक सिलेंडर टाइप का, मतलब बेलन टाइप का, एक इसका क्या बोलते हैं, आप ये बोल सकते हो कि उसके रखने के लिए, इस रॉड को रखने के लिए एक बेलन टाइप का कुछ इस तरीका का रहता है जिसमें हम ये रॉड रख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेटल रॉड है ना, वो रॉड इसमें रख देंगे। ठीक है, और ये इतना हैवी होता है, स्टील प्लस कंक्रीट का इतना हैवी होता है कि कहा जाता है कि अगर उस पर प्लेन भी जंप मारेगा ना ऊपर से, तो ये फिर भी नहीं टूटेगा। ये स्टील का और कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, ताकि इसके अंदर पैक करके रखे ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब कि 1500 फीट नीचे, अगर ये अर्थ लेवल है तो इसमें 1500 फीट नीचे, अप्रोक्स 500 मीटर नीचे इसको अंदर यहाँ पे मिट्टी में रखा जाता है। ऐसा एरिया में रखा जाता है कि 1500 फीट, ऐसा नहीं कि यहाँ वाटर वाटर सोर्स ना हो। वाटर मतलब होता है ना कि लोग चापाकल या फिर घर में पीने के पानी यूज करते हैं, तो नीचे जमीन को खोदेंगे, गड्ढा करेंगे, तो एक समय के बाद नीचे से पानी निकलने लगता है। तो वैसा एरिया डिसाइड किया जाता है जहाँ पे वाटर ना हो और नो अर्थिक आए। ठीक है, मतलब जहाँ भूकंप नहीं है, भूकंप आएगा तो फिर वहाँ से गैप मिलेगा ना, तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो ऐसा जगह पर हम लोग इसको डालते हैं, हम नहीं डालते हैं, सॉरी, साइंटिस्ट लोग के ये 3 स्टेज होता है। वो क्या करते हैं कि लास्ट स्टेज में क्या होता है कि इसको इसके ज़मीन के अंदर डालते हैं जहाँ पे वाटर का रिसोर्स नहीं हो और जहाँ पे भूकंप नहीं आती होती इस एरिया में, वहाँ पे ये डाला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बहुत ही डेप्थ नॉलेज मिली होगी, हर एक प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, आई होप थोड़ा बहुत आपको यहाँ से पता चला होगा। ठीक है, मेटल रॉड क्या होता है, इस टाइप का।
ये सब चीज़ तो अंदर की बात हो गई, कैसे काम करता है एनपीसीएल में, यूरेनियम का यूज कैसे होता है। अभी आपको बताएं कि यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, जिसका परसेंटेज मात्र 0.28% है यूरेनियम 235 का। ठीक है, तो ये होगा। एक और यूरेनियम होता है, देखिए इसके बारे में भूल गए, यूरेनियम 233। ठीक है, ये भी होता है। ये मैनमेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। हम यहाँ पे हेडिंग दिए थे ना नेचुरल, ये नहीं, ये मैनमेड होता है। मैनमेड मीन्स आर्टिफिशियल होता है यूरेनियम 233। इसमें क्या होता है कि जब थोरियम का यूज करेंगे तब ये यूरेनियम बनेगा, और फिर इस यूरेनियम से हम लोग फ्यूल की तरह यूज करेंगे, फिर वही पानी को गर्म करेंगे, फिर उसको भाप में बदल के फिर वो जनरेटर को देंगे। ठीक है, तो ये मैनमेड हो गया। थोरियम जो है यूरेनियम 233, इसका यूज करके, थोरियम का यूज करके, जो कि हमारे भाभा जी ने बहुत पहले ही बोल चुके थे कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास थोरियम है। जो थोरियम का यूज करेंगे, कौन सा स्टेज, लास्ट स्टेज, उसके लिए कौन सा रिएक्टर चाहिए, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, AHWR, जिसमें थोरियम का यूज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूरेनियम में। उसका नाम क्या होगा, यूरेनियम 233, जो क्या होगा, मैनमेड होगा। फिर उसका यूज करके हम लोग यहाँ से एनर्जी लेंगे, और इस एनर्जी का यूज क्या करेंगे, एनर्जी मतलब हीट। इसका हीट का काम क्या है कि वो पानी को गर्म करेगा। फिर से जो पहला हम डायग्राम बनाए थे, वाटर को भाप में बदल के वो मोटर से बिजली जनरेट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीका का काम करता है। चलिए, ये सब चीज़ें हो गया। नेक्स्ट एक टॉपिक और है इसी में, आपके माइंड में होगा कि पूरे इंडिया में कितना है पावर प्लांट। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे इंडिया में 7 पावर प्लांट है। कहाँ कहाँ है वो ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये आपके पास, आपके सामने पूरा चार्ट यहाँ पे हम लिख दिया है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, प्लांट नेम, मतलब कौन सा प्लांट है, उसका नाम क्या है, किस स्टेट में है, वाटर सोर्स, जैसा कि अभी आपको बताएं कि इसका मेन कंसेप्ट जो है, पानी को गर्म करके वाष्प बनाना, भाप बनाना, भाप से ही वो काम करता है। ठीक है, तो पानी तो चाहिए, अब 100 200 500 1000 लीटर तो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो हमारा वाटर सोर्स क्या है, रिवर है, समुद्र है। ठीक है, उसी से मिलेगा। तो यहाँ पे वाटर सोर्स में देखो, सबका वाटर सोर्स लिखे हैं। रिएक्टर टाइप मतलब कि कौन सा रिएक्टर कहाँ पे यूज हो रहा है, हम अभी आपको बताए ना, 3 टाइप का रिएक्टर यूज होगा 3 स्टेज में, जो भाभा जी ने बताया। स्टेज 1 में PHWR, और वो सबसे पहला स्टेज था जिसमें यूरेनियम का यूज किया जाता था, क्योंकि यूरेनियम हमारे पास था, उसका यूज करके हम बना रहे थे। इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा PHWR सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी स्टेज 1 में ही चल रहे हैं। स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हमारे पास है, वो यूरेनियम का यूज करके बनता है, इसीलिए इतना सारा यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है तारापुर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या है कि ये, इसका नाम तारापुर है, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ये वाटर सोर्स, इसमें पानी कहाँ से आता है, अरब सागर से। ठीक है, और इसमें रिएक्टर जो यूज होता है BWR PHWR। ठीक है, प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये हो गया, ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, तारापुर में। और सबसे पहले क्यों लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बना था 1969 में। ठीक है, सबसे पहले बना था, इसलिए सबसे पहले लिखे हैं। दूसरा क्या है, अब ये नहीं कि इसके बाद ये बना था उसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले ये बना था, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। दूसरा है कूडनकुलम, जो तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु स्टेट में है। उसका नाम क्या है, कूडनकुलम, KAPS। हाँ, यहाँ पे देखो, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, रावतबाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा कायगा जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, ये जनरेटिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है कलपक्कम में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु, कर्नाटक, रावतबाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात में। ठीक है, सब में देखिए पानी कहाँ से लेता है, ये बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। गुजरात वाला तापी नदी है वहाँ पे। रावतबाटा राजस्थान के में चंबल नदी के किनारे है ये हमारा प्लांट। काली रिवर है कर्नाटक में, कैगा में। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में से यूज करता है कलपक्कम। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे है नरोरा, नरोरा में ही प्लांट हमारा है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, PHWR। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, स्टेज 1 में PHWR यूरेनियम का यूज करता था। यूरेनियम पे यूज करेंगे, यूरेनियम में कौन सा यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो 0.27% है, उसका यूज करेंगे इसमें PHWR में। ये रिएक्टर क्या करेगा, उसको यूज करेगा, फ्यूल बनाएगा, फ्यूल के रूप में यूज करेगा, हीट जनरेट करेगा। बताया ना अभी के अभी खंडन, वहाँ से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से पानी को गर्म किया जाएगा, फिर उसको मोटर के पंखे पर दिया जाएगा, मोटर के पंखे घुमाया जाएगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। ठीक है, जब स्टेज 1 में यूरेनियम का यूज करेंगे, तो यूरेनियम जलाने के बाद हम उसमें से क्या मिलता था, प्लूटोनियम मिलता था। उस प्लूटोनियम का यूज करके हम अभी जो बताएं स्टेज 2, प्लूटोनियम का यूज करके स्टेज 2 में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और कहाँ हुआ है, तो IGCAR,
ये कहाँ पे हुआ है? IGCAR में हुआ है, ठीक है। IGCAR में ये कौन सा स्टेशन किया है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु में जो है, IGCAR इसी के अंदर है, ठीक है, कुडनकुलम में। तो ये यहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का पानी यूज करता है। तो स्टेज 2 में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हाँ इसे जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये कमर्शियल यूज में नहीं है, मतलब अभी लोगों को बिजली बना के देने के लिए यूज नहीं है, ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टेज 3 में हम लोग क्या यूज करेंगे? थोरियम। थोरियम से क्या बनाएंगे? थोरियम की यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर उससे फ्यूल बनाएंगे। तो ओवरऑल आप पूरा कंसेप्ट एनपीसीएल के बारे में समझ चुके हैं। और एनपीसीएल क्या है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, पूरा शेयरिंग किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज और, इस एनपीसीएल में जो शेयरिंग है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे पूरा होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे पूरा शेयरिंग जमा होता है सरकार के पास, मतलब सरकार के पास रहता है, लेकिन किसके नाम पे? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके नाम पे पूरा एनपीसीआईएल का जितना भी इनकम है जो भी है वो सरकार के पास रहता है। उसमें मालिकाना किसका है? राष्ट्रपति का है, उनके पास शेयरिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सब चीज हो गया। अब देखिए, सभी को मन में डाउट आएगा बार्क और एनपीसीआईएल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा जी का ही नाम से जुड़ा हुआ है, और एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर है, स्टेज 1 स्टेज 2 जो भी है, जो भाभा जी ने ही दिया। तो आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा कि क्या बार्क के मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एनपीसीआईएल दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो दोनों, एनपीसीआईएल और बार्क दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यहाँ तक सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। दोनों का थीम एक ही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है यूरेनियम से, लेकिन किसी भी एक आदमी को बोल दिया गया, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब एटम पर रिसर्च करना है, तो कहाँ होगा? BARC में होगा, जो मुंबई में है। वो क्या करता है कि अभी जो बताएं कि ये रिएक्टर बनाना है, कुछ भी करना है, नया रिसर्च करना है एंड डेवलपमेंट करना है, तो रिसर्च करके वो एनपीसीएल को देता है। एनपीसीएल क्या करता है कि उस रिसर्च को जो प्लान तैयार करके दिया, सक्सेसफुल करके दिया, अब उसको प्लांट बनाता है, भारत के अलग अलग हिस्सा में वो प्लांट बनाता है, वहाँ पे उस रिएक्टर को इंस्टॉल करता है, वहाँ से वो बिजली जनरेट करता है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एटम पे रिसर्च करता है, रिएक्टर बनाने पे रिसर्च करता है, मतलब रिसर्च का काम है, वो रिसर्च करके एनपीसीएल को देता है। एनपीसीएल वो नए नए प्लांट बनाता है, प्लांट बनाने के लिए खुद से भी बनाता है, नहीं तो वेंचर मतलब टाइप करता है, जैसे IOCL से, एनटीपीसी से, और इस तरीके से मिलकर पूरा जगह इंडिया में क्या करता है, वो प्लांट बनाता है। उस प्लांट में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जो कॉन्सेप्ट आया है, जो रिसर्च करके दिया है उन्होंने, जो रिएक्टर बना के दिया है, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करता है। तो दोनों मिल करके इस तरीके से काम करता है, मतलब दोनों एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन मतलब एक को रिसर्च करना है, एक को उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको काम कराना है उस चीज़ को, ठीक है। तो BARC एनपीसीएल के बारे में आप समझ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका था, इम्पोर्टेंट था एनपीसीएल से रिलेटेड। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी मेरे पास कंसेप्ट था इसके बारे में, जो भी मैंने सीखा था, पढ़ा था, वो आप लोगों के बीच रख दिया हूँ। आप इसको कितना अपने माइंड में रखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा कोई डेटा, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। और बाकी इतना मेहनत के लिए आपको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कुछ नॉलेज मिला, हमें कुछ फ़ायदा हुआ, तो आप एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस। ओके, थैंक यू।